हेलो। हे गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे पीसीएस अधिकारियों एंड पीसीएस एस्पिरेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिप्टी कलेक्टर एंड आल्सो डीवाई एसपी महोदय। आप लोग जब इस तैयारी में हैं तो अपने आप को किसी से कम ना समझें। तो मेनली चलिए, आज का जो टॉपिक है वो झारखंड के वन है और ये टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस मेनली जेपीएससी पूछता है। तो थोड़ा सिलेबस के मद्देनज़र रखते हुए इस चैप्टर के हम लोग थोड़े जांच पड़ताल करते हैं और लग जाते हैं इनके आंतरिक सर्जरी पर, यानी कि चिकित्सक के रूप में अगर देखा जाए तो इंटरनल सर्जरी करते हैं इस चैप्टर्स की। क्या क्या चीज़ें हैं मेनली देखिए, ये रिवीजन टर्म चल रहा है मेरा। मैं जेपीसी का ही, मैं यूपीएससी जेपीसी का एस्पिरेंट हूँ। तो उसी के आधार पर मैं अपने थोड़े इस टॉपिक्स का रिवीजन कर रहा था, तो सोचा कि चलो साथ में वीडियो बनाते हुए चलते हैं और रिवीजन भी करते चलते हैं। झारखंड में वन, मेनली जब भी आप वन को लेकर देखते हैं तो मेनली 2-3 चीज़ें माइंड में ऑलवेज आती है कि वन हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और वन संरक्षण लिए हमारे ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जब झारखंड में वन को देखते हैं तो इसका एक ओवरव्यू तो जानते ही होंगे कि हमारे झारखंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वनों के लिए, क्योंकि इसका नाम ही पड़ा हुआ है वनों के आधार पे, झारखंड, है ना। ऐसा लैंड जो पूरा किस पर हो, तो जंगलों पर हो। तो इसमें बताया यही गया है कि जो रिपोर्टेड है, जो जितने भी रिपोर्ट्स हैं झारखंड के, तो इसमें उसके एरिया जो रिजर्व किया गया है, जो अनरिजर्व्ड एरिया है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे बेसिकली। साथ ही साथ में ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या झारखंड हमारे किसी हॉट पोस्ट में आता है क्या, तो सॉरी, नहीं आ रहा है। लेकिन झारखंड के सिवाय हमारे इंडिया में कौन हॉट पोस्ट है जो हमारे जीपीएससी में एक क्वेश्चंस देंगे। अगर इंडिया की बात करें तो मेनली इंडिया में टोटल 4 ऐसे हॉट पोस्ट हैं। इंडिया में टोटल 4 हॉट पोस्ट हैं। कौन कौन से? एक, पहला हिमालयन, दूसरा तुम्हारा नहीं बोलना चाहिए, आपका पश्चिमी घाट, जो वेस्टर्न घाट है वो, तीसरा वेस्टर्न घाट के साथ ही साथ में एक और आप देखेंगे सुंडालैंड, और एक चौथा जो है वो क्या है, तो सुंडालैंड के साथ साथ में एक इंडो बर्मा रीजन है। ये ध्यान रखिएगा, ये 4 में से ये हॉट पोस्ट एरिया है, ये 4 हॉट पोस्ट है जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। हालांकि झारखंड उसके भाग नहीं है, बट झारखंड में भी अगर हॉट पोस्ट दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार के स्पेसिफिक यहाँ पर जो जीव हैं पाए जाते हैं। हॉट पोस्ट आखिर कहा किसको जाता है ये तो बात की बात है, ये डिटेल चीज़ें यूपीसी टर्म है, जेपीसी के भी टर्म है, बट मेनली कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके के फॉर्मेशन में पूछा जा रहा है। हिमालयंस, वेस्टर्न घाट, सुंडालैंड, इंडो बर्मा, ये जानना जरूरी है। टोटल 36 हॉट पोस्ट हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, जिसमें 4 हॉट पोस्ट हमारे झारखंड में है। सॉरी यार, झारखंड बोल रहे हैं, हमारे इंडिया में। मैं थोड़ा बहक जा रहा हूँ झारखंड को लेकर। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, बातों को, समय को अफजाई करते हुए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं कि आखिर झारखंड में वनों को देखते हैं। तो ये डाटा जो है आईएसएफआर का है, इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व रिपोर्ट जो है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है आईएफएसआर, उसके अकॉर्डिंग से ही मैं ये डाटा को थोड़ा ले रहा हूँ। तो इसमें आप जब देखेंगे कि ये 2000, मेरी थोड़ी बुक पुरानी है, 2019 की बुक है, लेकिन 2021 में भी जो डाटा है तो खास चेंजेस नहीं हुआ है। 23,000 है ना, 611.41 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है झारखंड में वन पाया जाता है, जो संपूर्ण झारखंड का कितना है, 29.62। जैसे ये झारखंड है, ठीक है,
ये झारखंड है। तो झारखंड का जितना एरिया है, जितना भी एरिया है, इसका 29.62 के जगह पर अब 69 हो चुका है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये डाटा मैंने IFSR इंडिया से लिया। तो ये चीज़ें हैं। और जो संपूर्ण भारत के कुल भूभाग का 3.32% है। यहाँ से आपको जानने का इतना ही चीज़ है और इसमें कुछ नहीं जानना है। हाँ, ये चीज़ थोड़ा जान जाइएगा कि प्रति व्यक्ति कितना वन है, तो 0.08। ये 2019 की जगह 2021 में भी यही सारी चीज़ें दी गई है, हेक्टेयर है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं सबसे पहली। दूसरा, भारत में वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित वन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य कुल 26,475 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पेड़ों का विस्तार है, यानी कि जो वन है उस पर अधिकांश रूप में पेड़ों का विस्तार है। ये सारी चीज़ें हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आखिर जब वन हम किसी एरिया में देख रहे हैं तो किसी जगह पर सर्वाधिक वन, किसी जगह पर न्यूनतम वन, ये सारी भी तो चीज़ें हो सकती है। तो देखना तो मुझे ये भी चीज़ है। तो सर्वाधिक और न्यून, ये दो चीज़ देख लेना आवश्यक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिला है, कौन जिला सर्वाधिक वन है, कहाँ, आखिर कौन सा एरिया झारखंड का जो सर्वाधिक, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग देखते हैं तो वैसे एरिया, चूँकि झारखंड का जो सबसे बड़ा जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है, अकॉर्डिंग टू उसका एक्वाजिशन, क्षेत्रफल, एरिया, है ना, कितना बड़ा एरिया को वो एक्वाइड करके रखा हुआ है। तो पश्चिमी सिंहभूम है, जहाँ पर लगभग 3336 वर्ग किलोमीटर के आसपास में इसके क्षेत्रफल में वन पाया जाता है। सर्वाधिक बड़ा है तो थोड़ा बड़ा भी पाया जाएगा, वन भी यहाँ पर ज़्यादा है। सारंडा वन आपका यहीं पर मिलता है ना, जो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी सिंहभूम में दालमा है। सरायकेला खरसावां में भी आपका एक इस तरीके का पक्षी अभ्यारण्य है ना। तो मेनली ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वन दृष्टिकोण से। और सरायकेला खरसावां काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है चूँकि इसको एक रिपोर्ट में ये माना गया है, सरायकेला खरसावां काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जोन में आता है ना, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में इसको रखा गया है। ये 2013 की एक रिपोर्ट थी। रिपोर्ट थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, वो JPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, वो रिपोर्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। 2013 की एक रिपोर्ट थी JAPCC का शायद, है ना, वो क्लाइमेट चेंज पर ही रिपोर्ट था, जिसमें झारखंड का जो सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में रखा गया है वो मेनली किसको रखा गया है, तो वो रखा गया है सरायकेला खरसावां को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब इस क्षेत्रों में सर्वाधिक रूप में जो वन पाया जा रहा है, तो न्यूनतम कहाँ पर पाया जा रहा है, तो जामताड़ा, देवघर और धनबाद में। सर्वाधिक एक्वायर्ड के अकॉर्डिंग जिला में कहाँ पर है, तो पश्चिमी सिंहभूम, फिर लातेहार, फिर चतरा। लेकिन अगर वह प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए, मेरा मान लेते हैं घर 10 गज का ही है, तो उस 10 गज में कितना मेरे पास वन है, तो वो देखा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग पर परसेंटेज को वेरीफाई किया जाता है। तो उसमें जो है सर्वाधिक लातेहार में पाया जाता है, 56.08 है। डाटा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बट इवेंचुअली 56.08 ही है, इतना ध्यान रखना है आपको। परसेंटेज में शायद कम पूछा जाए, परसेंटेज ये पूछा जाता तो मैंने इसको सही कर दिया 29.69, बट यहाँ पर शायद नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है। आखिर सर्वाधिक रूप में कहाँ पर है प्रतिशत में, तो लातेहार, और न्यूनतम में कौन सा है, तो जामताड़ा, ये तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देवघर है, उसके बाद धनबाद है। यहाँ पर वनों की संख्या कम है ना, सर्वाधिक कम है जामताड़ा में, उसके बाद फिर आपका देवघर में, फिर आपका कहाँ पे, तो धनबाद में। पहले चतरा था लेकिन अब लातेहार हो गया, फिर पश्चिमी सिंहभूम। ये मेनली इसको ध्यान रखना है। सब सर्वाधिक रूप में अभी लातेहार है, जहाँ पर प्रतिशत के अकॉर्डिंग में अगर संपूर्ण भूभाग पर पूछा जाए किसी जिले के संपूर्ण भूभाग पर, तब तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, उसमें नो डाउट, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कुछ नीतियाँ भी लाई गई सरकार के द्वारा। वो क्या नीति है भाई, तो झारखंड सरकार ने वन क्षेत्र में 33% से अधिक करने के उद्देश्य, यानी कि वन का जो एरिया है वो 33% हो जाए, अभी 29.62 है,
ये परसेंटेज को 33% करने का एक उद्देश्य रखा गया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है। कई बार जब आप देखते हो कि गवर्नमेंट एक मोमेंटम के तहत कई सारी चीज़ों को रणनीतिक स्ट्रैटेजिक तरीके से करने का प्रयास करती है। जब आप भी एक डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, एक जिला, एक ब्लॉक को आप जब संभालेंगे एक बीडीओ के रूप में, एक सीईओ के रूप में, तो आपके भी पास कुछ कार्यान्वित योजनाएं दी जाएगी, जिस योजना का विशेष उद्देश्य होगा कि आप उसको स्ट्रैटेजिक तरीके से कितने अच्छे रूप में पालन करा सकते हैं, वो ध्यान देने वाली बात है। तो जब हमारे वन स्थैतिक रिपोर्ट को ये देखा गया कि 29.69 के आसपास में अभी 2021 का डाटा है, तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि भाई साहब आखिर हम इसको 33% 1/3 क्यों ना कर दें। हमारे संपूर्ण झारखंड का 1/3 जो हिस्सा है, 1/3 तो होना ही चाहिए वन, स्वाभाविक है। आपने देखा होगा कि असम का एक व्यक्ति है जिसने पूरा एक लैंड पर, एक पूरा द्वीप पर ही उसने ये वन उगा दिया। तो वैसे महापुरुष हमारे झारखंड में भी तो होने चाहिए जो इस तरीके के कार्यों को कर सके। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप लोग उत्पादन कर सकते हैं। कैसे? तो उसने कई सारे इनामों की घोषणा की। एक रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि मेनली गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लैंड पर खेती करते हैं, खेती के साथ साथ में अगर वन का उत्पादन करते हैं, तो उस वन में जितने भी कॉस्टिंग आएगी वो गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा। गवर्नमेंट का कौन पे करेगा? तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर है आपके रीजन के, मान लेते हैं आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है, उसने आपने अपने स्वेच्छा तरीके से आपने उसमें फल लगा दिए, आम लगा दिए 2 एकड़ के आसपास में, और बाकी 6-7 एकड़ में अपना खेती कर रहे हैं। लेकिन 2 एकड़ में जो आपने लगाया उसमें जो कॉस्टिंग अगर मान लेते हैं 20,000 रुपये की आई, 50,000 रुपये की आई, तो उस 50,000 में गवर्नमेंट आपको 50% का शेयर्स देगी, 50% आपको पे कर देगी, ताकि क्या हो सके, आप भी वन लगा सकें। अगर मान लेते हैं आपने आम का पेड़ लगाया, तो उस आम का फसल का भी तो उत्पादन आप भी करेंगे, उसमें तो गवर्नमेंट मांगने नहीं जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेस्ट लगाना, मिट्टी का अपरदन को रोकना है, पर्यावरण को अच्छे से संतुलित करना है, जो ग्रीन गैस हाउसेस जो निकल रहे हैं उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि 2030, 40, 50 तक, इंडियन गवर्नमेंट की टारगेट है कि 2040-50 तक हम लोग कार्बन एमिशन फ्री हो जाएंगे। एक ऐसा कंट्री जो कार्बन फ्री कंट्री के रूप में गिनती होंगे। डैट मीन्स कि अगर हम अपने उद्योगों के माध्यम से 1 मेट्रिक टन के आसपास में अगर कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो हमारे पास इतने पेड़ हैं जो उस कार्बन के उस एमिशंस को सोखने की क्षमता रखते हैं। जैसे आप भूटान को लेते हैं, तो भूटान एक नेगेटिव कार्बन एमिशन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीपीसी कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं जितने भी बातों को बोल रहा हूँ, एक एक बातों को आप अपने कंठस्थ तरीके से याद करने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है पिछले 2 साल यूपीएससी मेंस को लिखने का, और मैं उस आधार पर ये सारी बातें आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो क्या आखिर इनिशिएटिव क्या था? तो मेनली मैं थोड़ा समय को जल्दी बढ़ाऊंगा, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जा रहा है। प्रत्येक गाँव में वन समिति होगी, इसके अकॉर्डिंग जिस गांव में प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होगा, हो सकता है भाई एक मेंबर एक सदस्य के रूप में, और प्रत्येक गांव में एक समिति का गठन किया जाए। ग्रामीण को आवश्यकता के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा वृक्षारोपण कराएं ताकि उससे ग्रामीणों को भी फायदा हो जाए। अगर आम रोपते हैं तो सीजनेबल ट्री है, जैसे ही अगस्त का महीना आएगा, बरसात बढ़ती है, सावन के आसपास में मैंगो देखेंगे पूरे मार्केट में छा जाता है। जो आम हम लोग लगभग 50 से 60 रुपए केजी खरीदते हैं, अगर एक कृषक व्यक्ति अपने घरों में, अपने वनों में, अपने जो भी उसके लैंड है उसमें अगर वो 10 कट्ठे ज़मीन है उसके पास, उन्हें 2 कट्ठे में भी अगर वो 4-5-6 वन लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, वो वन तो नहीं कहा जाएगा, बट अगर वो 7-8 पेड़ भी लगाते हैं, तो उससे जो उसका प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं उसके इकोनॉमी के लिए बेहतर हो जाएगा। अगर उस परिवार की आर्थिक आमदनी महीने की 10,000 है, तो वो बढ़ के 15,000 हो सकती है, क्योंकि वो पेड़ जो है वो एक सीजन में उसे कमा कर देगा 1,00,000 से 1.5 लाख रुपए। रीजन, एक पेड़ में कम से कम 2 से 3 क्विंटल का, 4 क्विंटल आम के आसपास में निकलती है। अच्छा खासा बड़ा पेड़ है, तो 10 पेड़ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1,00,000 रुपये तो इनकम होगा ही। 40-50 रुपये, 60 रुपये केजी आम बिकता है, कई प्रकार के आम है ना, अल्फांसो है, मालदा है, इस तरीके के आमों को अगर आप रोपते हैं तो वो सारी चीज़ें।
वन उत्पादों की सरकार एजेंसियों के माध्यम से खरीदा जाएगा। ये भी गवर्नमेंट बोल दी कि आप जो उत्पादन कर रहे हैं, अगर आपका कोई खरीदार नहीं मिलता तो हम आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, है ना। वन उत्पाद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीदा जाएगा और वन उत्पाद सुरक्षा भार ग्रामीण वन विभाग द्वारा के ऊपर में होगा। अगर मान लेते हैं आपके पेड़ों में कोई प्रकार की कमियां आ रही है, पेड़ अचानक देख रहे हैं कि मुरझाने की स्थिति में आ चुकी है, ये जानकारी आप जाके वन विभाग को दें। वन विभाग आपके उस पेड़ों में किस प्रकार का छिड़काव करना है, क्या करना है, वो आपको आके बताएगी। हो सके तो आपको प्रोत्साहन कुछ दिया भी जाएगा, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूजेस के रूप में आपको दिया जाएगा, ताकि आप अपने पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। इस नीति के तहत 10,000 से अधिक वनों समितियों का गठन किया जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। झारखंड सरकार के द्वारा जो वन क्षेत्र में 33% वृद्धि के लिए ये जो वन निर्माण नीति का निर्माण किया गया था ना, वन निर्माण नीति, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जब आप देखते हैं कि गवर्नमेंट, जब एक मानव किसी चीज़ में अत्यधिक दोहन करता है तो ये चिंताजनक हो जाती है कि करे तो करे क्या। एक काफ़ी अच्छा चैनल में हम लोग कभी कभी देखते थे, एक डब्लू बबलू करके एक छोटा सा एक सीरियल आता है बच्चों का, तो कभी कभी जब हमारे घर के भी बच्चे देखते हैं तो हम भी 2-4 मिनट के लिए देख लेते थे। तो उसमें एक व्यक्ति हुआ करता था, व्यक्ति क्या मतलब एक कार्टून का एक जो मेन किरदार था, डब्लू और बबलू के साथ में एक और था, उनका नाम शायद हम भूल रहे हैं। वो पेड़ काट कर बेचना चाह रहा था काफ़ी अत्यधिक लेवल पर, लेकिन वो जो जानवर है वो इस चीज़ के चिंताजनक में हो जाते थे कि हमारा अधिवास कहाँ जाएगा। स्वाभाविक रूप से है, अभी आप लोग देखते हैं कि कई प्रकार के जो जीव हैं वो अभी क्या हो जा रहे हैं, इंग्रेडिएंट में चला जा रहा है। ऐसे जा रहा है कहाँ पे, तो कुछ चले जा रहे हैं डायरेक्ट सुवेद्य में, कुछ डायरेक्ट संकटग्रस्त में चले जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है। कुछ जीवों की संख्या, एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, जो झारखंड के लगभग 80 लाख, झारखंड बोल रहे हैं सॉरी, इंडिया में लगभग 80 लाख के आसपास में, पूरे विश्व में 80 लाख क्या है, जीवों की संख्या है। 80 लाख में लगभग 10 लाख जो जीव हैं वो लुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं, लुप्त हो ही चुके हैं। आखिर क्या कारण है जो लुप्त हो रहे हैं, उसके पीछे का जो मेन कारण है, जब आप मानवीय के द्वारा जंगलों में हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आप जंगलों का दोहन कर रहे हैं, अति दोहन कर रहे हैं। तो जब आप ही के घर में कोई दूसरा व्यक्ति आके बस जाए तो आपको भगा दें तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एडेप्टेशन करेंगे, अनुकूलन करेंगे। अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाए तो मर जाएंगे या अपने आप को लुप्त कर लेंगे। तो यही हो रहा है, जिसमें अधिकांशतः उभयचर जीव हैं। ये रिपोर्ट मैंने कल ही पढ़ा था। ये रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि लगभग 1 मिलियन जो जीव हैं वो लुप्त होने के कगार पर हैं, और जिसमें लगभग 40% तो उभयचर हैं। वैसे जीव जंतु हैं जो मेनली दोनों जगह पर रहते थे, जो लैंड पर भी रह रहे थे और जो समुद्र में भी रह रहे थे। साथ ही साथ में जो चिड़िया की संख्या है उसमें कमी आ रही है, कई प्रकार के वन और स्पीसीज में कमी आ रही है। तो बाकी 60%, 40% तो अकेला 40 से 50% इस तरीके के जीव हैं, और बाकी में मिला जुला कर ये सारे 50% के आसपास में। तो सोच सकते हैं इतने जीव आखिर लुप्त हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रिजर्व फॉरेस्ट, बायोस्फीयर, साथ ही साथ में क्या किया, तो बायोस्फीयर के साथ में और भी कई सारी नेशनल पार्क्स की घोषणा की। इंडिया में ही देख सकते हैं टाइगर्स की संख्या मात्र कितनी थी, मुश्किल से 20, 25, 15 बच्चे थे। उसको फिर संरक्षित किया गया, उसके लिए एक स्पेसिफिक जोन बनाया गया। सुंदरबन जैसा कोई एरिया है तो वहाँ पर टाइगर रिजर्व बना दिया गया, पन्ना है तो उसको एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया, मानस है तो उसको एक स्पेसिफिक टाइगर रिजर्व। तो इस तरीके से कई प्रकार के टाइगर रिजर्व लगभग अभी इंडिया में 20-30 से प्लस ऐसे टाइगर रिजर्व्स होंगे। अगर आप बात करते हैं कि नेशनल पार्क्स तो 100 क्रॉस कर चुका है, लगभग नहीं 100 नहीं, वेटलैंड्स 100 क्रॉस कर चुके हैं। वेटलैंड्स लगभग 108 के आसपास हो चुका है। आर्द्र भूमि, रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, वहाँ से आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जा रहा है। चलिए टॉपिक को ना भटकते हुए, रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर बातें चल रही थी। तो रिजर्व फॉरेस्ट की सबसे पहली बात यहाँ पर जेपीएससी क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या अनुमति है, तो नहीं, अनुमति नहीं है। बिना अनुमति के गतिविधियों को रोक, यानी कि यहाँ पर आप लकड़ी उकड़ी की अनुमति लेंगे तभी आप जा सकते हैं जंगल में। जैसे लकड़ी
आपको तोड़ना है, आप एक जनजातीय हैं, आपको आवश्यकता है कि मुझे भाई साहब लकड़ी चाहिए, मेरा घर यहीं है, कहाँ जाए हम, मैं भी तो आदिम जनजाति हूँ, मेरा भी तो अधिवास यहीं पे है। तो वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर होंगे उनसे आप जाके परमिशन लेंगे तो आपको अनुमति दिया जाएगा। तो रिजर्व फॉरेस्ट में मेनली प्रतिबंध होते हैं, पशु चराना, लकड़ी काटना अनुमति प्राप्त। जब आप वहाँ पर जाएंगे ऑफिसर के पास, ये प्रतिबंधित होता है, आप नहीं जा सकते हैं, बट अगर आप अनुमति तो इट मे बी पॉसिबल, है ना। सर्वाधिक जो विस्तार है इस वन का हजारीबाग में है। इसके बाद क्रमशः कहाँ है, गढ़वा, पलामू तथा रांची में। झारखंड के कितने एरिया को रक्षित किया गया है ना, रिजर्व किया गया है, तो मेनली 19185 वर्ग किलोमीटर, जो जितना भी एरिया है झारखंड का वन का 29.62 का 81% जो है वो कर दिया गया है रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में। 29.69 अभी देखे ना IFSR रिपोर्ट के अनुसार, तो उसका 81% वो निकालिएगा तो जितना लैंड होगा उसका ये भाग आएगा। अभी आपने यहीं पर देखा इस जगह पर कि टोटल जो ये एरिया है 23,611 का 29.62% हो गया। अगर इसका आप निकालते हैं तो 81 या 82% के आसपास में ये जो एरिया है इसको कर दिया गया है रिजर्व 81.28। फिर हो गया प्रोटेक्टेड भी उसी तरीके से है, ये भी प्रतिबंधित होता है, ये भी पूर्ण प्रतिबंधित होता है। आप लोग लकड़ी नहीं काट सकते हैं जाकर वहाँ पर, आप लोग मानवीय हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं चलो आते हैं घूम के आज जंगलों के अंदर में, तो जंगलों में चले गए भाई, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती है। जितना भी एरिया है उसका लगभग 18.58% के आसपास में रिजर्व किया गया है। 43 पॉइंट है ना 8387 वर्ग किलोमीटर के आसपास का जो है एरिया रक्षित किया गया है ना। तो मनुष्य पशुचारण सारा प्रतिबंधित है, ये रक्षित वन कहलाएंगे। तो सबसे बड़ा कहाँ पर इस तरीके के एरिया को प्रोटेक्टेड किया गया है, तो जैसे आपने देखा कि रक्षित रिजर्व फॉरेस्ट में हजारीबाग सर्वाधिक है, तो इसमें कहाँ पर है, तो पुरहाट और कोल्हान वाला जो रीजन है, यानी कि सारंडा मेनली जो देख रहे हैं, सारंडा और दालमा जो है, ये सारे एरिया है ना इसके, और साथ ही साथ में राजमहल एवं पलामू के भी कुछ एरिया हैं जो इसमें रक्षित किया गया है ना, जो रक्षित में रखा है, संरक्षित में रखा गया, प्रोटेक्टेड में रखा गया है। अगला आते हैं अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, डेट मीन्स जिसको बहुत ज़्यादा इस पर गवर्नमेंट बोली कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत आप लोग घूम सकते हैं, जाइए आइए थोड़ा बैठ के अपना आनंद लीजिए, तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहा गया उसे। ये वैसे वन है जो रक्षित या संरक्षित के अंतर्गत नहीं आते हैं और ये अवर्गीकृत कहलाते हैं। 33 वर्ग किलोमीटर काफ़ी कम रखा गया है, 0.14% के आसपास में ये है। राज्य का सबसे बड़ा अवर्गीकृत जो है वो साहेबगंज में रखा गया है। उसके बाद सिंहभूम में, दुमका में भी ये कुछ है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जीपीएससी पूछेगा, प्रोटेक्टेड किसे कहा जाता है, प्रोटेक्टेड किसे कहा जाता है, रिजर्व किसे कहा जाता है, अनक्लासिफाई, ये परसेंटेज ही पूछ देगा। प्रोटेक्टेड का झारखंड में कितना है तो देख लेंगे, प्रोटेक्टेड भाई कितना है, ऑन रिजर्व का कितना है, तो यहाँ से आपके पास जब रिपोर्टेड है, जब सारा रिपोर्ट जब अभी आप देख चुके हैं, तो मेनली 81% जब प्रोटेक्टेड है, रिजर्व है ना, और उसके बाद बाकी का जो एरिया है वो आपका संरक्षित वन है, तो संरक्षित वन 18 है और बाकी 0.14 अनक्लासिफाइड है ना, इसको ध्यान रखना है। तो अब वन, झारखंड में वनों को देखते हैं तो आखिर कितने टाइप के वन हैं, वनों को भी कई प्रकार से मापा जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ लैंड ऐसे होते हैं, कुछ वन ऐसे होते हैं जो भूमध्य सागर के इर्द गिर्द होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी और हॉटस्पॉट के रीजन से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो आखिर झारखंड के जो वन हैं उसके यहाँ के वातावरण, यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ का जो मेनली ये वन है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय वन कहा जाता है। आखिर क्यों ये कहा जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि देखिए उष्णकटिबंधीय जो होते हैं ये थोड़े शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ का इन्वायरमेंट ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पाया जाता है, शुष्क है, ठीक ठाक है, ठीक है। तो जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा तुमको दिखेगा, ठंडा है तो ठंडा भी दिखेगा, ठंडा भी आप देखें कि 6-7 डिग्री तक चला जाता है, गर्मी भी लगभग 40-42 डिग्री तक चला जाता है।
ओवरऑल झारखंड की बात करें तो एक औसतन तापमान झारखंड का बताया गया है 30 डिग्री के आसपास में, 25 से 30 डिग्री। लेकिन अभी इस ग्लोबल वार्मिंग के बाद में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर 40 के आसपास में चला जाता है। तो उसमें क्या होती है कि जो वनों होते हैं, वनों में जो जो पत्ते होते हैं, तो वो पत्तों को तो चाहिए ही ना भोजन पानी, तो पत्तों को झाड़ दिया जाता है। पेड़ पेड़ अपने पत्तों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, ताकि क्या होते हैं, उससे वो अपने आप को संरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। ठीक है, तो आखिर इसका कुछ तो क्राइटेरिया होगा। तो मेनली सबसे पहला क्राइटेरिया है 120 mm, मतलब ये ध्यान रखिएगा, ये 120 cm सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर यानी कि 1200 मिलीमीटर के आसपास में इस एरिया में जो जल की मात्रा है वो पाई जाती है। और आर्द्र पतझड़ पाए जाते हैं, और इसी कारण से इसे आर्द्र पर्णपातीय वन कहे जाते हैं। आखिर क्लाइमेटोलॉजी को जब आप पढ़ेंगे, जेपीएससी का ज्योग्राफी का जो टर्मिनोलॉजी है क्लाइमेटोलॉजी, तो उसमें ये सारी चीज़ें भी दी गई है, तो वहाँ से डिटेल कर सकते हैं। हालांकि अभी जो ओवरव्यू है पीटी के लिए वो ठीक है, इतना यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, अब सागरीय मौसम से प्रभावित, अब आप झारखंड का जब कुछ एरिया देखते हैं तो झारखंड के इर्द गिर्द में एक वेस्ट बंगाल है, जहाँ से एक समुद्र है, उसका नाम है बंगाल की खाड़ी, जो कहीं ना कहीं हिंद महासागर से प्रभावित है। तो बंगाल की खाड़ी का जो कुछ एरिया है वो इधर से आती है और कुछ अरब सागर से आती है, तो ये दोनों इफेक्ट करती है हमारे पर्यावरण को। ठीक है, लेकिन अधिकांश अगर झारखंड में वर्षा ये देखा जाए, तो मैं थोड़ा उसके लिए जगह चाहिए, मैं इधर ही बना देता हूँ। ये है अगर झारखंड का मैप, तो अगर अधिकांश वर्षा इसमें कहाँ से क्रॉस करेगी, तो चलिए ठीक है, इसको इसी तरीके से। तो देखिए ये जो एरिया है ये हो गया आपका कौन सा, दक्षिण पश्चिम, तो ये इफेक्ट करती है। लगभग 80% से भी ज़्यादा बरसात इसी एरिया से होती है। ठीक है ना, झारखंड, और कुछ लौटते हुए मानसून से, कुछ इधर से गंगा नदी के प्रभाव से, तो ये इस तरीके से झारखंड है। तो मेनली 80% तो आप ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सागरीय मौसम के कारण भी यहाँ पर जो जल जो होते हैं वो मेनली प्रभावित होते हैं, जलवायु क्षेत्र। आगे आते हैं कि आखिर किस तरीके के, जब इस तरीके के जो वन हैं, तो इस वनों में किस प्रकार के प्रोडक्ट पाए जाते हैं, इस प्रकार के वनों में प्रोडक्ट की जो संभावना है वो कैसी होती है। तो पेड़ होते हैं शीशम, साथ ही साथ में जामुन, साल, पलास, महुआ, जो हम लोग स्पेसिफिक देखते हैं झारखंड में, जो आप लोग देखते हो कि हर एक घर के बाहर में एक महुआ, शीशम, इस तरीके के प्रोडक्ट तो मेनली हो ही जाते हैं। इस तरीके के जो पेड़ पौधे हैं वो लगते ही लगते हैं, है ना। और झारखंड के लगभग 2.66 भूभाग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, किस तरीके के पेड़, चूंकि यहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछ देगा सिंपली, है ना। साथ ही साथ में मौसम वाला देख लीजिएगा कि सागरीय मौसम प्रभावित होते हैं। दूसरा कौन कौन सा, ये जिला तो नहीं पूछने वाला है कहाँ कौन जिला है, लेकिन इवेंचुअली आप ये ध्यान रखिए कि पेड़ किस तरीके के पाए जाते हैं, है ना। साथ ही साथ में जैसे यहाँ पर एक बताया गया है कि जो साल है इसको वनों का राजा कहा जाता है, तो सर्वाधिक रूप में साल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो इस कारण से इसको किंग ऑफ जो झारखंड का जो फॉरेस्ट है उसको कहा जाता है किंग ऑफ झारखंड फॉरेस्ट। तो मेनली इसको ध्यान रखिएगा। बस इतना ही इसमें है। उष्णकटिबंधीय शुष्क, अब देखिए झारखंड में दो तरीके के वन है, एक तो आप ऊपर देख ही चुके हैं, दूसरा हो गया शुष्क। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ये 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क पतझड़ का विकास होता है। जहाँ पर 120 सेंटीमीटर से भी कम होता है वो और शुष्क हो गया, समझ रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र में क्या होता है कि झारखंड का जो कुछ एरिया जैसे पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, ये वाले रीजन में, और संथाल परगना वाला रीजन में ये थोड़ा मिलेगा आपको। तो इसमें घास झाड़ियों की प्रधानता होती है। इसके अतिरिक्त बांस, नीम, पीपल, ये सारे पेड़, हाँ इसको ध्यान रखिएगा, बांस, नीम, पीपल, खेर, पलास, कटहल, जैकफ्रूट जिसको कहा जाता है, और गूलर के वृक्ष
पाए जाते हैं। यहाँ देखिए गुलर लिखा हुआ। लगभग 93% भूभाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क यही सर्वाधिक रूप में है पाया जा रहा है, तो इसको कैसे भूल सकते हैं, है ना। बांस, नीम, पीपल ये तो देखते हैं जो अर्ध शुष्क, और ये पत्ते काफ़ी ज़्यादा झाड़ते हैं। अभी तो मौसम ही चल रहा है मार्च, तो इसमें आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा पीपल और ये जो शीशम उसम है ये अपने पत्ते को झाड़ देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको क्लासिफाई किया गया है आर्द्र पर्वतीय वन और शुष्क पर्वतीय वन। देखिए आर्द्र में कुछ ही एरिया है, और संपूर्ण भूभाग पर कौन सा है, तो संपूर्ण भूभाग पर आप देखेंगे, देखिए ये संपूर्ण भूभाग है, ये पूरा संपूर्ण भूभाग पर ये कौन सा वन है, ये मेनली पाया जा रहा है शुष्क पर्णपातीय वन, है ना। ये हो गया शुष्क, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब वन पाए जाते हैं तो वनों पर डिपेंडेंट कुछ प्रोडक्ट भी तो पाए जाते होंगे, तो वो कैसे चीज़ें हैं, आखिर क्या वो प्रोडक्ट हैं जो उससे हम लोगों को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो वन उत्पाद हैं वो भी देखते हैं, जो वनों से उत्पाद, जो वनों से व्यक्तियों के जीवन चल रहे हैं उन्हीं उसी पर डिपेंडेंट है। जैसे आप देखते होंगे कि एक प्रकार का प्रोडक्ट होता है, एक उसका नाम है तसर सिल्क। साथ ही साथ में जो वन से ही कहीं ना कहीं व्यक्ति कर रहे हैं, वहाँ के कुछ कीड़े पाल रहे हैं और फिर वो वहाँ से पा रहे हैं। साल एक पेड़ है जो व्यक्ति अपने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बार उनके प्रोडक्ट को बेचते भी हैं, उनको जलावन के लिए भी यूज करते हैं, है ना। महुआ है, महुआ का उत्पादन व्यक्ति क्या करते हैं, आप लोग जब किसी ट्राइबल एरियाज़ में जाएंगे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के एरिया में जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि वे लोग महुआ का जो है वो फसल का उत्पादन करते हैं, मतलब बेसिकली उसका यूज करते हैं। वे लोग भोजन के रूप में भी फसलों का उसको करते हैं, और मेनली सबसे ज़्यादा उपयोग उसको शराब बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो साल जो है वो तो देख ही लिए, उसका जो साल का जो फूल होता है सरई फूल, तथा इसके बीजों को निकाले जाने वाले तेल जिसको कहा है कुजरी तेल, है ना, इसका यूज किया जाता है। ये प्राकृतिक चिकित्सा के लिए यूज किया जाता है मेनली। फिर है झारखंड का राजकीय वृक्ष के रूप में भी इसे जाना जा रहा है शीशम। शीशम का यूज फर्नीचर्स के लिए किया जा रहा है, जो वन उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महुआ, है ना, इसके फूल और साथ ही साथ में इसका प्रोडक्शन शराब और फल सब्जी के रूप में भी, और बीज का जो है तेल भी निकाला जाता है और उसका भी यूज किया जाता है। फिर एक सागौन, इस लकड़ी को काफ़ी मजबूत लकड़ी भी माना जाता है। प्रयोग कहाँ है, फर्नीचर, कई जगहों पर रेल के डब्बे में भी यूज किया जाता है, और हवाई जहाज़ के भी कुछ प्रोडक्ट में, इक्विपमेंट में इसका यूज किया जाता है ना। ये सारी चीज़ें हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। लेकिन थोड़ा इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो इसका साल का जो फूल होता है सरई फूल, उसका जो बीज से वो कुंजरी तेल निकाला जाता है। हो सकता है इट में भी उसके दिमाग में आए और ये पूछ दे, चूँकि वन उत्पाद है, वनों से उत्पादित ये सारी वस्तुएं हैं। गाम्हर भी है, सेमल भी, ये सारी लकड़ियाँ हैं जो मेनली कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। देखो सेमेल की लकड़ी जो है ना, इसमें कॉटन जो होते हैं वो मिलते हैं। सेमेल किससे संबंधित है, कॉटन, है ना, कॉटन मिलते हैं। तो जिसका प्रयोग पैकिंग, है ना, पेटियों और कई प्रकार के खिलौने, कई प्रकार की चीज़ों के निर्माण करने के लिए किया जाता है, और इससे कॉटन का भी निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाम्हर को देखते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब झारखंड के कई सारे लोग जो होते हैं वो अपने घरों में गाम्हर के लकड़ियों का दरवाज़ा, पलंग, इस तरीके की चीज़ों को बनवाते हैं, है ना। जामुन है, यह पानी में भी अत्यधिक दिनों तक ख़राब नहीं होता है, और ये इसको माना जाता है कि काफ़ी अच्छी ये पेड़ होते हैं। सर्वाधिक प्रयोग जो होता है कुओं में, आप देखते होंगे कि जो कुआं होता है उसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट का यूज किया जाता है ताकि उसके ऊपर में रख कर और वो बाल्टी से खींचा जा सके, तो उस सब में यूज होता है मेनली। आम जान ही रहे हैं भाई, फसल मतलब भोजन मतलब के रूप में भी हम लोग यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ में उसके प्रोडक्ट का यूज हम लोग घरों में भी कई बार कर लेते हैं, जलावन के रूप में भी, कुछ प्रोडक्ट के रूप में भी। कटहल, केंदुआ, केंदुआ ये इसका ये यहाँ से अब आपको थोड़ा ध्यान देने वाला है ना। इसके जो पत्ता होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है गौन उत्पाद के रूप में, ठीक है ना, गौन उत्पाद के रूप में किया जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। केंदुआ पत्ता का गम या गोंड जिसे कहा जाता है, गम या गोंड के उत्पाद के रूप में किया जाता है। गौन उत्पाद में एक प्रोडक्ट होता है लाह,
जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, जेएसएससी भी क्वेश्चन पूछा है। तो कुल झारखंड या इंडिया की बात की जाए 50% प्रोडक्शन अकेला झारखंड करता है इस तरीके का। और इसके कुछ प्रोडक्ट के वेरिएशन भी होते हैं, जैसे क्या क्या है, इसका कुछ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ऊंचाई, ये 350 मीटर, समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब यानी कि वैसा एरिया में पाया जाएगा जो समुद्र तल से लगभग 350 मीटर ऊंचे पर। तापमान 12 डिग्री तक होना चाहिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। समझ रहे हैं, 150 सेंटीमीटर से कम। लाह के 4 प्रकार बताएंगे, यही क्वेश्चन था कि टाइप ऑफ लाह कितने होते हैं, है ना। तो एक तो हो गया जेठवी लाह, एक हो गया कतकी लाह, एक हो गया अग्नि लाह। ये सारे मौसम के नाम हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसी तरीके से जो हमारे कुछ हिंदी महीने होते हैं उसमें जेठ होते हैं, कार्तिक और अगहन। इस तरीके के लाह का यूज झारखंड में है। झारखंड में कुल उत्पादन जो है वो 82% वैशाखी लाह, जो सर्वाधिक रूप में उत्पादन हुआ जाता है वैशाखी लाह का। 4 प्रकार के लाह हैं। एक हो गया जेठवी, जेठ, दूसरा हो गया कतकी, तीसरा हो गया अगहनी लाह। ठीक है। केंदुआ पत्ता मेनली जो है, केंदुआ पत्ता का यूज जो किया जाता है तंबाकू के निर्माण में भी किया जाता है। गौन उत्पाद के साथ तंबाकू के निर्माण में भी किया जाता है। तसर, तसर झारखंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग 76.4% जो तसर का उत्पादन है वो झारखंड में किया जाता है। रेशम कीड़ों का पालन झारखंड के साल, सहतूत और आसन जैसे अर्जुन के वृक्षों के ऊपर में किया जाता है, और फिर वहाँ से ये इस तरीके के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु गवर्नमेंट के द्वारा जो है 2006 में झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं झारक्राफ्ट, है ना, कॉरपोरेशन जो है झारक्राफ्ट का गठन किया गया, जिसका रेशम पार्क की स्थापना, मेनली इसका बताया गया कि 4 जिलों में रेशम पार्क की स्थापना की जानी है। तो जब इस तरीके की प्रोडक्शन से झारखंड की अर्थव्यवस्था में, झारखंड के उद्योग में काफ़ी ज़्यादा विकास मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रोडक्ट की आवश्यकताएं कहाँ है। जो व्यक्ति सिल्क का उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन कल्चर को बढ़ावा मिले, और प्रोडक्शन के साथ साथ इसमें जो व्यक्ति हैं व्यक्तिगत तरीके से, व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति को लाभ भी मिले। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें होगी। बम्बू तो जान ही रहे हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है, उतना ध्यान नहीं देना है इसमें। देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है जेम्फोकॉटेट, क्या चीज़ है भाई। तो इसकी स्थापना झारखंड सरकार द्वारा 2007 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मध्यस्थतों के शोषण, वनवासियों की सुरक्षा करना है ना। जेम्स कॉडेट क्या है, तो जो वनवासी हैं उनकी सुरक्षा करना है। 2007 में झारखंड सरकार द्वारा लेकर आई गई थी। और जेम्स कॉफेट के ना, जो जेम्स कॉफेट की रचना जो है 2 स्तरीय है। इसके शीर्ष पर जेम्स कॉफेट है तथा इसके निचले स्तर पर 88 प्राथमिक सहकारी समितियां हैं। अभी आपने जो लाह देखा था वो बेसिकली उसका जो उत्पत्ति शब्द हुई थी वो लक्ष्य से हुई थी, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। और रांची का जो नामकुम है, रांची का जो नामकुम है वहाँ पर लाह का क्या है, तो लाह अनुसंधान का जो उसका केंद्र है वो स्थापित किया गया है रांची नामकुम में। ठीक है, 1924 में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, ताकि इस तरीके के प्रोडक्ट को फैलाया जा सके। बाकी ये कुछ डाटा है जिसको आपको देख लेना है। अति सघन वन कहाँ पर पाए जाते हैं, खुला वन क्या है प्रतिशत, मध्य सघन वन क्या है ना। ये थोड़ा रिकॉर्डेड है, इसको थोड़ा देख लेना है। और ये थोड़ा कुछ VDF जैसे वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पर है, झारखंड में कितना पाया जा रहा है वो देखना है ना। उसके बाद मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट यानी कि जो कम सघन है, मध्य स्तर का सघन है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित है पर्यावरण को लेकर, वो देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड का प्रमुख वृक्ष सखुआ पर्यावरणीय रूप से काफ़ी बेहतर है, कोई डाउट नहीं है, सही है। ठीक है ना। झारखंड में पर्यावरण संरक्षण हेतु बंजर भूमि का चुनाव किया गया। तो पर्यावरण में संरक्षण के लिए कैसे लैंड जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, तो उसको हमको संरक्षित करके क्या ही मिलेगा भाई, वो तो ऑलरेडी संरक्षित है।
तो जो बंजर भूमि है वहाँ पर हम लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा भी नहीं बोला गया कि फसलों का वहाँ पर आप पेड़ लगाएं, उसके बदले में आपको गवर्नमेंट मुआवजा भी देगी जितना आपको कॉस्ट आ रहा है उसका 50%। तो ये दोनों चीज़ें सही है, सी नंबर। ठीक है। झारखंड में पर्यावरणीय परिवर्तन, हाँ ये इम्पोर्टेंट था, यही तो था। पर्यटन नीति जो है 2015 को लागू करने के लिए, है ना, गठन किया गया। तो इको टूरिज्म विभाग, इको टूरिज्म अथॉरिटी, है ना, तो इको टूरिज्म अथॉरिटी का गठन किया गया झारखंड सरकार के द्वारा अभी हाल ही में, जिसको लेकर कई सारे जो जैसे सारंडा है पश्चिमी सिंहभूम का, दालमा है पूर्वी सिंहभूम का, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन इसमें इको टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं। वहाँ के जो कम्युनल ट्राइब्स हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आपके यहाँ पर जब विदेशी आएंगे तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे आप अपने चीज़ों को उसके पास इतना अच्छा रूप से प्रदर्शित करें ताकि वे काफ़ी बेहतर तरीके से आपके उन प्रोडक्ट को खरीदें। आप अपने हैंड प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, है ना, जिसको हथकरघा करी के प्रोडक्ट जो होते हैं, कई बार देखते हैं वो सूप डाली, ये सारी चीज़ें जो महिलाएं बनाती है खास करके ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। झारखंड पर्यावरण नीति 2015 को लागू करने के लिए इको टूरिज्म अथॉरिटी का गठन किया गया। तो कंफ्यूज होकर जैसे इको टूरिज्म विभाग ना, इको टूरिज्म सेंटर नहीं मारना है, इको टूरिज्म अथॉरिटी को ही ध्यान देना है, इको टूरिज्म अथॉरिटी। स्वाभाविक है समिति ही कोई कार्यों को करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनली ये झारखंड में गिद्धों की प्रजाति, देखिए झारखंड में 3 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। कौन कौन सी है? एक है जिप्सम बैगलस, दूसरा है जिप्सम इंडिकस, तीसरा है इजिप्शियन। फिर हम देखते हैं झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 प्रजातियां हैं, कौन कौन सी है? जिप्सम बैगलस, जिप्सम इंडिकस और इजिप्शियन। झारखंड राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण की स्थापना, तो अभी आप लोगों ने देखा कि झारखंड में 2001 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों को समुचित प्रबंधक के उद्देश्य से किस वर्ष जल नीति लागू की गई थी? ये 2011 में की गई थी। ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप देखें कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान SAPCC, इसके बारे में अभी हमने वर्णन किया था ऊपर में कहीं ना कहीं, किस वर्ष अधिसूचित किया गया? तो ये मेनली 2014 में लाया गया था। देखिए यहाँ पर दिया है राज्य परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान, है ना। इसका मूल उद्देश्य वही है कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेज हैं उसको लेकर, जो बंजर भूमि है वो कैसे व्यक्ति के तहत वो उस एरिया को क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को वहाँ पर लगवाया जा सके। पर्यावरणीय पर्यटन नीति में अभिन्न अंग बनाया गया है। तो देखिए किन को बनाया जाएगा? तो मेनली जो वन्यजीव अभ्यारण्य होंगे उनको बनाया जाएगा, है ना। इंडिया में जो नेशनल पार्क है, तो एक ही नेशनल पार्क है बेतला, तो इस दोनों को बनाया गया है। ठीक है ना। तो 1980 में भारत पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, पूछ दे क्वेश्चन, तो ये चीज़ें। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। ग्रीन हाउस गैसों की प्रतिक्रिया और वायुमंडल में उनके संकेंद्रण को प्रभावित करती है क्या? तो CFC करती है भाई, बिल्कुल सही है। ओजोन परत को भी हानि पहुंचा रही है। मीथेन गैस भी इस तरीके के, चूंकि ये GHG हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है ना, तो ये सारे प्रोडक्ट इसमें आते हैं। पर्यावरण में मूल संगठनों में शामिल नहीं किए जा सकते हैं, तो क्या मूल संगठनों में क्या शामिल नहीं हो सकता है? जैविक, अजैविक या ऊर्जा? तो ये तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल टर्म है, इकोलॉजिकल टर्म है, स्थानिक। तो इसमें बता रहे हैं पर्यावरण मूल संगठनों में शामिल नहीं किया जा रहा है, तो स्थानिक को नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? लंबा डिटेल चला जाएगा 2-3 मिनट इस पर, तो इसको थोड़ा बाद में ही देखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर हालांकि बता दिया गया है स्थानिक पर्यावरण के मूल संगठनों में शामिल नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति किस वर्ष लाया गया था? तो अभी आपने देखा कि इसका 2013 में भी कुछ चेंजेज आया है, बट मूल रूप से 2006 में इसको लाया गया था। देखिए 2006 राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लाया गया था? 2006 में। पर्यावरण का निर्माण होता है विभिन्न प्रकार के भौतिक अथवा अजैविक स्थितियों से, विभिन्न प्रकार के जैविक स्थितियों से,
ठीक है ना। तो देखिए, जब भी इन्वायरमेंट को देखते हैं उसमें कई प्रकार के इवेंट शामिल होते हैं, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा, ये सारे इन्वायरमेंट के भाग हैं। तो विभिन्न प्रकार के भौतिक अथवा अजैविक स्थितियों, वो तो है ही। कंपोज जो करता है, छोटा छोटा जो बैक्टीरिया, छोटा छोटा जो कीड़ा है, वो भी तो हमारे पर्यावरण का एक भाग है। तो वो भी तो जैविक अजैविक चीज़ें हैं। विभिन्न प्रकार के जैविक स्थितियों से ये दोनों आ रहे हैं, जैविक स्थिति भी आ रहा है, अजैविक स्थिति आ रहा है पर्यावरण निर्माण में। पर्यावरण इन्वायरमेंट निर्माण में बात बता रहा है, तो सही है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।